नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। 150 साल बाद आज आज यानी पिछले 2 दिन से, कल से शुरू हुई है संसद में बंकिम दा द्वारा रचित वंदे मातरम। उस पर चर्चा हो रही है, उस पर बहस हो रही है संसद के भीतर। वो वंदे मातरम जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वाधीनता सेनानियों की जुबान पर हर वक्त ये गीत गुनगुनाता रहता था, ये आंदोलन का प्रतीक बन गया था, प्रतीक नारा बन गया था, वंदे मातरम। जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस गीत को गुनगुनाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बेदखल करने के लिए आज उस दिन वंदे मातरम पर, उसके 150 साल होने पर संसद में, भारतीय संसद में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और उस सत्तारूढ़ दल के मुखिया, उनके द्वारा इस ऐतिहासिक गीत पर, जो आज भी इस देश की 140 करोड़ जनता की जुबान पर वैसे ही गुनगुनाया जाता है जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गुनगुनाया करते थे। ये गीत सभी के दिलों में बसा हुआ है, सभी के दिमाग में बसा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने 7 नवंबर 1875 को पहली बार इसके 2 स्टैंजा लिखे और उसके 7 साल के बाद 1882 में आनंद मठ बंकिम दा की पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें वंदे मातरम सामने आया। ये संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में इसे लिखा गया। पर ये वो गीत जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए एक ऐसा मंत्र था जिसे सुनते ही उनके रगों में खून दौड़ने लगता था। वो गर्मजोशी के साथ उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उतर जाते थे, लामबंद हो जाते थे। वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को आजाद कराने के लिए आज ये संसद और ये सत्तारूढ़ दल उस वंदे मातरम को बहस का मुद्दा बनाए हुए है। इस पर बहस कल से शुरू हुई, आज भी जारी है। और अगर सिर्फ बंकिम दा के वंदे मातरम पर बहस होती, उसकी खूबसूरती, उसकी कलाकृति, उसमें जो कुछ सजोया और पिरोया गया है, उसकी बात होती, तो देश के लोगों को जो इसके बारे में आज भी अनभिज्ञ हैं, उन्हें कुछ जानने का मौका मिलता, नई पीढ़ी को जानने का मौका मिलता। लेकिन
सत्तारूढ़ दल और उसके मुखिया ने और उनके सहयोगियों ने इसे भी, इस अनुपम कृति को, जो दुनिया भर में मशहूर है, लोकप्रिय है। आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वे कराया। सर्वे था सबसे लोकप्रिय 10 गीतों के चयन के लिए। दुनिया भर के करीब 7,000 गीत चुने गए। बीबीसी के मुताबिक 155 देश और द्वीप के लोगों ने इस मतदान में भाग लिया। इसका जो नतीजा आया बीबीसी के मुताबिक, उसके अनुसार वंदे मातरम दुनिया के सबसे लोकप्रिय 10 गीतों में से दूसरे स्थान पर था। आज भी उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। आज भी लोग, दुनिया भर के लोग उस गीत को बड़े चाव से गुनगुनाते हैं और उस पर फक्र करता है। कम से कम भारतीय, हर हिंदुस्तानी, एवरी इंडियन इस गीत को गाकर, गुनगुनाकर फक्र महसूस करता है। और आज जिस तरह से सत्तारूढ़ दल ने इसे एक राजनीति का हथियार बनाने की कोशिश की, उसके बाद से ही संसद में भी वंदे मातरम एक तरफ रह गया और राजनीति उस पर हावी होती चली गई। प्रधान सेवक जी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। इस महान, सर्वश्रेष्ठ, लोकप्रिय गीत के राजनीतिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले प्रधान सेवक जी ने शुरू की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रधान सेवक जी, उनके लिए कांग्रेस, पंडित नेहरू हमेशा उनके निशाने पर रखते हैं। अब तो ये एक मुहावरा सा बन गया है, एक जुमला सा बन गया है कि इस देश में कभी भी, आज भी, कभी भी कुछ भी हो जाए तो उसकी वजह खुद कौन है, तो वो पंडित नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कुछ पत्रों का जिक्र किया पंडित जी के, और उनके ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इतना सब कुछ होने के बाद 1 घंटे लंबा भाषण दे करके वो तो निकल लिए, लेकिन उसके बाद चाहे कांग्रेस के उपनेता, संसद में, लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, या वायनाड से सांसद और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन सब ने प्रधान सेवक की एक एक बातों को सिरे से खारिज किया, तथ्यों के साथ। जिस पत्र का उल्लेख प्रधान सेवक जी ने किया कि नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो पत्र लिखा था, उसका पूरा खुलासा किया श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उसके पहले, पंडित नेहरू के पत्र के पहले सुभाष बाबू ने जो पत्र लिखा था उसका भी उद्धरण दिया, और उसके बाद नेहरू ने पूरा क्या पत्र में लिखा था उसको भी बताया।
गौरव गोगोई ने वंदे मातरम ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन को बखूबी प्रस्तुत किया। जहां तक बात अखिलेश जी की है, तो अखिलेश जी ने वंदे मातरम के साथ साथ उन बातों का भी उल्लेख किया जिनका जिक्र किए बगैर वंदे मातरम गीत के महत्व को समझा नहीं जा सकता। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, एसआईआर, चुनाव चोरी, वोट चोरी, ईवीएम, बैलेट पेपर, सबका जिक्र किया और कटघरे में खड़ा किया चुनाव आयोग को, भारत सरकार को। लेकिन ये पूरी बहस में वंदे मातरम के निहितार्थ को समझाने की कोशिश की विपक्ष ने। आज स्थिति यह हो गई है, ऐसा लगने लगा है कि वंदे मातरम के 150 साल पर संसद में बहस का प्रस्ताव लाकर के सत्तारूढ़ दल खुद ही फंस गया है। क्योंकि जब वंदे मातरम की बात होगी, राष्ट्रगीत की बात होगी, स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात होगी, तो उसमें आज का ये सत्तारूढ़ दल, उसके सदस्य या उनकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके नेता, यानी कि आज के सत्तारूढ़ दल के नेताओं के पुरखे, उनमें से कोई भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा कभी नहीं बन पाया। उल्टे दर्जनों बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं इतिहास में कि इनके पूर्वजों ने माफीनामा जरूर लिखा और उस ब्रिटिश हुकूमत के एक तरह से यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये मुखबिर बनकर के रह गए। वो गीत जिसे 1875 में 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा, 1882 में आनंद मठ में ये पहली बार प्रकाशित हुआ। अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 को पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सुबह 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर इसे प्रसारित किया। वो आजाद भारत का आजाद रेडियो से अगर कोई गाना, कोई गीत पहली बार प्रसारित हुआ तो वो और कुछ नहीं था, वो वंदे मातरम था। इस गीत में 5 छंद हैं। पहली दफा 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में यह छापा गया। 1911 में 27 दिसंबर को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार सार्वजनिक तौर पर गाया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल हुआ और वो भी संविधान सभा की बैठक में, जिस बैठक में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, संविधान सभा के सदस्य तो जनसंघ के
नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तब इसे 1950 में इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। ये 5 छंदों वाला गीत जो संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में आनंद मंठ में प्रकाशित हुआ था, उसके बारे में सबसे पहले जब 1875 में बंकिम बाबू ने इसे लिखा था, तब से ही जब बंगाल विभाजन का दौर चल रहा था, तब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये प्रमुख नारा बन गया। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, सभी 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 संप्रदाय के लोग शामिल थे और सभी की जुबान पर यह था। लेकिन आनंद मठ के प्रकाशन के बाद आनंद मठ में जिस तरह से बंकिम बाबू ने चाहे जो भी सोच करके उनके दिमाग में जो कुछ भी आया होगा, उन्होंने जिस तरह से सांप्रदायिकता वाली रचना की हिंदू और मुसलमान को लेकर के, अकाल के लिए भी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया, वो एक प्रकरण और उसके बाद से वंदे मातरम का विरोध शुरू हुआ। तभी ये तय किया गया कि केवल 2 स्टेंजा ही गाए जाएंगे, जिसे आज के प्रधान सेवक ये तुष्टीकरण का नाम देते हैं। 1882 में किन परिस्थितियों में आनंद मठ में बंकिम दा ने कुछ भी लिखा, जो रचना की, वो उनकी मानसिकता, उनके दिमाग की उपज थी। तात्कालीन जो समाज था बंगाल का, अविभाज्य बंगाल जिसमें कि बांग्लादेश भी था, बिहार से लेकर के आसाम तक शामिल था, उसमें उसकी बात की, उस प्रजा की बात की, उस पर यह पुस्तक लिखी गई और उसे आधार बना करके आज हमारे प्रधान सेवक तुष्टीकरण, और वो भी पंडित नेहरू को लेकर के, ये बात स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कभी नहीं उठी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, हमारे पुरखों, हमारे श्रद्धेय, उन सब के बीच ये एक महत्वपूर्ण गीत हो गया था। उसे लेकर के इस तरह की ओछी राजनीति, प्रियंका गांधी ने ठीक कहा कि इसकी जरूरत क्या है। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी जरूरत इसलिए है कि मौजूदा शासन भी अंग्रेजों की तरफ फूट डालो की नीति पर ही चल रहा है। और दूसरे, बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। बात सही है कि आज का सत्तारूढ़ दल जो चुनाव के लिए जीता है और रेस्ट ऑफ द कंट्री या उसमें विपक्ष भी शामिल है, वो देश के लिए जीते। ये भी बड़ी बखूबी के साथ प्रियंका गांधी ने कहा, कोई गलत नहीं कहा। आज हम अपनी विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम अपनी थाती को, उस पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं,
उसका छिद्रान्वेषण करने के लिए निकल पड़े हैं। यह है हम अपनी धरोहर को संभालने का वो तरीका। ठीक कहते हैं। प्रियंका जी ने राष्ट्रगान का भी उल्लेख किया कि वो भी एक बड़ी रचना का एक अंश है, जैसे कि वंदे मातरम है। 80 के दशक में राष्ट्रगान जनगण मन पर मैंने भी एक लेख लिखा था, एक इंटरव्यू किया था। बनारस के कोलकाता से ही आए और काशी में आकर के रच बस गए विश्वनाथ मुखर्जी, उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया था। उनसे बातचीत करके एक लेख काशी पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका में वो आज भी उसी तरह से जनगण मन का उल्लेख आपको मिलेगा। पत्रकार, उस पत्रिका को अगर मौका मिले तो पढ़िएगा। आज आजादी के 78 साल के बाद हमको अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रगीत पर बहस करने का औचित्य समझ में आने लगा है सत्तारूढ़ दल को। वो खोज रहे हैं कोई तरीका किस तरह से सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटा जाए। कुछ नहीं मिला तो बंकिम दा की अनुपम कृति आनंद मठ को उसका एक हिस्सा उठा करके उन लोगों पर आक्रमण करना जिन्होंने उतना वक्त देश की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए जेल में बिताए और देश को आजाद कराया, आपने क्या किया? सवाल यह भी उठेगा। जितने दिन उन्होंने, पंडित नेहरू ने जेल में बिताए इस देश के लिए, उतने दिन आपने देश का राष्ट्राध्यक्ष होकर के उस आजादी को कुचलने का काम किया। इस विषय पर कल हम फिर बात करेंगे प्रोफेसर दीपक मलिक साहब से। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अजय चतुर्वेदी।